हेलो दोस्तों, कहानी दुनिया चैनल पर आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं स्निग्धा श्रीवास्तव जी की लिखी कहानी 2 टके की लड़की। कहीं फिर से कपिल को बुखार न चढ़ाया हो। पता नहीं समय पर खाना खाया होगा या नहीं, दवा भी ली होगी या नहीं उन्होंने। बिन्नी ने समय से आकर झाड़ू पोछा बर्तन किया होगा या नहीं। जैसी तमाम चिंताओं से घिरी कांता कचहरी के कामों को अपने असिस्टेंट को सौंपकर समय से 2 घंटे पूर्व ही कोर्ट से भागते दौड़ते घर पहुंची। कॉल बेल का बटन दबाते ही बिन्नी ने दरवाज़ा खोला। बिन्नी की लाल लाल सूजी आंखें, बिखरे से अस्त व्यस्त बाल देखकर कांता क्षण भर को चौंकी। इसकी हालत को क्या हुआ? चेहरा क्यों उतरा हुआ है? मन की बात प्रश्न बनकर आंखों में आ जमी। क्या बात है बिन्नी, क्या हो गया तुम्हें? पर बिन्नी निरुत्तर सी खड़ी रही। फिर कपकपाते हाथों से अपनी चुन्नी से आंसू पोंछती हुई एकाएक सुबकती हुई फुर्ती से बाहर निकल गई। बिन्नी, ऐ बिन्नी, सुन तो। कांता ने आवाज़ दी, पर कांता की निरंतर पुकार पर भी नहीं रुकी वो। इसे क्या हुआ अचानक? इस तरह का व्यवहार तो कभी नहीं करती। बड़बड़ाती हुई कांता बेडरूम में पहुंची। बेडरूम से अटैच्ड बाथरूम से तेज शावर की आवाज़ के साथ साथ कपिल की गुनगुनाहट से वो समझ गई कि कपिल नहा रहे हैं। पर एकाएक बिस्तर पर नज़र पड़ते ही जैसे वो जड़ हो गई। बिस्तर पर फैले कपिल के कपड़े और अस्त व्यस्त चादर की सिलवटें स्पष्ट इंगित कर रही थीं कि यहाँ क्या घटित हुआ है। क्षण भर को कांता का शरीर इस अनपेक्षित दृश्य से मूर्त हो गया। हृदय मानो धड़कना भूल रहा हो। वर्षों से धीरे धीरे जिस विश्वास की नींव पर उसने कपिल के साथ मिलकर वैवाहिक जीवन की इमारत खड़ी की थी, वो अचानक क्षण भर में इस तरह डगमगा जाएगी, ऐसा तो उसने कल्पना में भी नहीं सोचा था। तो क्या कपिल ने बिन्नी के साथ? नहीं, मुझे बिना जाने समझे किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए। कभी कभी आंखों देखी और कानों सुनी बात से भी सत्य परे होता है। मन को समझाती हुई वो बैठक में आ गई। वह सोफे पर निढाल सी बैठ गई। सुबह अचानक सिर दर्द और बदन में हरारत की वजह से कपिल बुखार सा महसूस कर रहे थे। दिन भर दवा खाकर आराम करूँगा आज तो, कपिल ने अलसाते हुए कहा। तो कांता ने उनके लिए खिचड़ी बनाकर रख दी। वह अकेली ही कचहरी जाने के लिए तैयार हो गई। हालांकि कपिल की अस्वस्थता के कारण वो भी घर में ही रुकना चाहती थी, पर आज एक महत्वपूर्ण मुवक्किल की पेशी थी। इसीलिए कपिल ने ही कांता को केस समझाकर जाने के लिए मजबूर कर दिया था। अरे, आज तुम जल्दी कैसे आ गई? बात रब लपेटे तौलिए से बाल सुखाते हुए कपिल ने बैठक में दाखिल होते हुए पूछा। तो कांता की तंद्रा टूटी। बिन्नी को क्या हुआ? रोती हुई क्यों भागी? मेरे आवाज़ देने पर भी नहीं रुकी। कपिल के प्रश्न को अनसुना कर कांता ने प्रश्न किया। मैंने डांट दिया था उसे, ठीक से झाड़ू नहीं लगा रही थी, इसीलिए। क्यों, क्या हुआ? तुम ज़्यादा सिर मत चढ़ाया करो उसे। नौकरानी को नौकरानी की तरह ही रखना चाहिए। कपिल अति सामान्य ढंग से बोल रहे थे। कांता ने कपिल के चेहरे पर नज़रें गड़ा दी। मन ही मन वो कपिल के चेहरे पर विकसित भावों को बारीकी के साथ परखने लगी। निश्चलता के अलावा कुछ भी तो नहीं नज़र आ रहा था यहाँ। मैंने नाहक ही न जाने क्या क्या सोच डाला। मन ही मन ग्लानि सी हो आई उसे। बुखार कैसा है तुम्हारा? कुछ खाया? क्षण भर की चुप्पी के बाद मन कुछ संयत हुआ तो कांता ने पूछा। हाँ, ठीक हूँ। बुखार उतरा तो पसीने से नहा गया था, इसीलिए सोचा थोड़ा फ्रेश हो लूँ। नहा लिया तो अब कुछ हल्का महसूस हो रहा है। कपिल अब भी सामान्य रूप से बतिया रहे थे। कांता सोफे से उठकर बेडरूम में जाने को मुड़ी ही थी कि कपिल ने पीछे से आकर कांता को बाहों के घेरे में लेते हुए कहा। मैडम, किचन से पहले 2 कप बढ़िया गर्मा गर्म चाय तो बना लाओ, एक साथ पियेंगे।
कपिल की मनुहार पर कांता मुस्कुरा दी। सारा क्षोभ हंसी में घुलने लगा। ट्रे में 2 कप चाय लेकर कांता बेडरूम में पहुंची तो देखा बिस्तर पर नई स्वच्छ इस्त्री की हुई चादर फैली हुई है। सलीके से तकिए जमे हुए हैं। पुराना चादर शायद कपिल ने निकालकर बाथरूम के टब में धोने के लिए डाल दिया था। पर क्यों? बिस्तर की चादर बदलना तो कपिल की आदतों में शुमार नहीं है। शायद वो नहीं जानते कि जब वो नहा रहे थे तब मैं बेडरूम का बेतरतीब नज़ारा पहले ही देख चुकी हूँ। आखिर कोई बात तो अवश्य है जो कपिल मुझसे छिपाना चाहते हैं। न जाने क्यों मन के भीतर ये बात समा गई। क्या बात है? कहाँ खो गई हो तुम? तबीयत तो ठीक है ना? चाय की चुस्की लेते हुए कपिल ने पूछा। ठीक हूँ, बस यूं ही थोड़ी सी थकान महसूस हो रही थी। चाय का कप मेज पर सरकाकर कांता आंखें मूंदे निढाल सी बिस्तर पर ढह गई। मन में उथल पुथल मची हुई थी। कपिल पर सीधा आक्षेप लगाना ठीक नहीं होगा। संभव है मैं ही गलत हूँ। तो अब क्या करूँ? अगले 3 दिन तक बिन्नी नहीं आई। नाराज़ होगी या कपिल की डांट से ही डर गई होगी। बिन्नी की अनुपस्थिति के कारण सारा काम कांता के सिर पर आ पड़ा। सुबह घर के सारे काम, ऊपर से कोर्ट कचहरी करते करते कांता थककर चूर हो जाती। 3 दिनों से कपड़े तक नहीं धो पाई थी वो। कपड़ों का ढेर लग गया था। इतवार को उसने सुबह से वॉशिंग मशीन लगा दी। कपड़े धोते धोते जब कांता ने वो चादर उठाई जो 4 दिन पूर्व कपिल ने धोने डाली थी, तो अकस्मात कांता का ध्यान उसमें फंसी कान की बाली पर अटक गया। सन्न रह गई वो। अब तो शक की कोई गुंजाइश ही शेष नहीं रही। ये तो वही बाली थी जो पिछली दीपावली पर कांता ने स्वयं बिन्नी को ला कर दी थी। मतलब बिल्कुल साफ था, बिन्नी यूं बिना कारण नहीं सुबक रही थी। देर तक कांता यूं ही खड़ी खड़ी क्षोभ, अपमान और क्रोध से थरथराती रही। अनायास ही उसके पांव की पेशियां कांपने लगीं, मानो अचानक किसी ने उसको यथार्थ के कठोर धरातल पर बेरहमी से पटक दिया हो। क्या पुरुष के लिए स्त्री का शरीर इतना महत्व रखता है कि उसे भोगने के लिए वो अपनी उम्र, ओहदा, रिश्तों का लिहाज, मान सम्मान जैसी नैतिकता की सारी हदें पार कर जाता है? बाहरी दुनिया में एक सभ्य, सुसंस्कृत, संभ्रांत नजर आने वाले हर पुरुष के भीतर क्या इसी तरह एक कुरूप, कलुष, घृणित मानसिकता वाला चेहरा भी छुपा होता है? अवसर पाते ही जिसके आदिम पशु संस्कार जागृत हो जाते हैं। हफ्ते भर बाद आखिर बिन्नी काम पर आ गई। तब तक कांता भी चुप्पी साधे रही। कपिल के समक्ष उसने इस विषय को अब तक नहीं उठाया था। पहले वो बिन्नी से सच जानना चाहती थी। वो भी आखिर वकील थी और समझती थी कि कभी भी एक पक्षीय निर्णय नहीं करना चाहिए। दोनों पक्षों की सुनवाई के आधार पर ही तो न्यायाधीश न्याय करते हैं। बिन्नी आते ही चुपचाप रसोई में अपने काम में लग गई। कांता ने सहज भाव से पूछा, छुट्टी क्यों की? तबीयत ठीक नहीं थी क्या? हाँ, एक संक्षिप्त उत्तर के साथ वो पुनः काम में जुट गई। जब काम निपटाकर बिन्नी जाने को हुई तो कांता ने उसे आवाज़ दी। वह कान की बाली आगे बढ़ाते हुए बोली, लो, तुम्हारी है ना? बिस्तर में मिली थी मुझे। कांता ने बिन्नी के चेहरे पर आंखें गड़ाकर देखा। बिन्नी का थरथराता शरीर, बंद होंठ और डबडबाई आंखों ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया था। कांता ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बिन्नी, तुम मेरी बेटी जैसी हो। कोई बात है जो तुम मुझसे छिपा रही हो, शायद मेरे डर से या अंकल जी के डर से। पर यकीन मानो, यदि सच कहोगी तो ना मैं तुम्हें डांटूंगी और ना ही काम पर से हटाऊंगी, बल्कि हर संभव तुम्हारे हित में सही सही सोच सकूंगी, निर्णय कर सकूंगी। कांता की आत्मीयता की गर्माहट से बिन्नी पल भर में पिघल गई। कांता के कदमों में बैठ अपने घुटनों में सिर छिपाए वो सुबकने लगी। मन का गुबार हिचकियों में परिवर्तित हो गया। कांता ने उसे एक गिलास पानी देते हुए कहा, शांत हो जा बिन्नी, बता बात क्या है। बिन्नी ने रोते रोते सब कुछ बयां कर डाला। वही अनपेक्षित सत्य
जिसे पिछले 8 दिनों से कांता सच झूठ की तुला पर मन ही मन तौल रही थी, आज वही सत्य उसके समक्ष नंगा नाच रहा था। सर से पैर तक रोम रोम दहक उठा। ऐसा दुष्कृत्य करते हुए क्या कपिल को क्षण मात्र को भी मेरा ख्याल नहीं आया होगा, नेहा का ख्याल नहीं आया होगा? आंटी जी, अंकल जी को न बताइएगा, उन्होंने मुझसे मना किया था किसी को भी बताने के लिए। कह रहे थे यदि ज़ुबान खोली तो तेरा और तेरी माँ का जीना मुश्किल कर दूँगा। वैसे भी तेरी बात पर यकीन कौन करेगा, बदनामी तेरी ही होगी। रोना कुछ शांत हुआ तो बिन्नी बोली, मैं करूँगी यकीन, अब स्वयं को और अंधेरे में नहीं ढकेलूँगी मैं। मन ही मन कुछ तय करते हुए कांता बुदबुदाई, तू चिंता मत कर बिन्नी, मैं सब संभाल लूँगी। बिन्नी को तो आश्वासन देकर कांता ने भेज दिया, पर स्वयं उसके मन में एक भयंकर चक्रवात आ चुका था, जो ना जाने उसके व्यक्तित्व को किस दिशा में बहा ले जाने पर आमादा था। मन में एक अंतर्द्वंद फन उठाए खड़ा था। दोषी को सजा दिलवाती हूँ तो सामाजिक प्रतिष्ठा दांव पर लग जाती है। कल को नेहा का ब्याह करना है, यदि कपिल की प्रतिष्ठा पर आँच आती है तो बेटी के विवाह में कठिनाई होगी। पर जुर्म होते देख चुप्पी साध लेना तो जुर्म से भी बदतर होता है। और फिर बिन्नी के प्रति न्याय कर सकेगी वो? कपिल के साथ साथ उसकी भी बदनामी नहीं होगी? यूं ही पड़े पड़े घंटों सोचती रही वो। कमरे में अंधेरा गहराया तो तंद्रा भंग हुई। मुंह धोकर पूजा घर में धूप अगरबत्ती जला आई। एक कप चाय बनाकर बैठक में आ गई। कपिल किसी कार्य से शहर से बाहर गए थे। उनके आने पर क्या कहेगी वो, कैसे कहेगी? आज तक कभी ऐसी स्थिति नहीं आई थी उनके बीच। पूरी रात कांता के मन में अंतर्द्वंद चलता रहा। सुबह उठी तो सिर कुछ भारी था, पर मन हल्का हो चुका था। कपिल के आते ही उनसे उनका गुनाह कबूल करवाऊंगी। आँखों के सामने बिन्नी से क्षमा मांगने को कहूँगी। सामाजिक प्रतिष्ठा पर आँच नहीं आएगी और क्षमा से गुनाह का भार भी कम हो जाएगा। कांता मन ही मन तय कर चुकी थी। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? कांता की बात सुनकर ही कपिल उत्तेजित हो गए। कांता का आक्षेप सही था, कलेजे पर वार कर गया था, परंतु दंभ उभर आया। 2 टके की लड़की के सामने माफ़ी मांगूं? अरे मैं जानता हूँ ऐसी लड़कियों को, जाने किस किस के साथ ऐश कर चुकी होंगी। इतनी भोली नहीं है वो जितना तुम समझ रही हो। कपिल बौखला कर बोले, हाँ कपिल, दोस्त तो मेरी समझ का ही है, तुम्हें भी मैं अब तक कहाँ समझ पाई थी। स्वर भर्रा गया था कांता का। थोड़ी देर चुपचाप थरथराती रही वो, फिर किसी तरह पूरा मनोबल जुटाकर बोली, माना वो भोली नहीं है, पर इसका अर्थ ये तो नहीं है कि तुम्हें उसका फ़ायदा उठाने का अधिकार मिल गया। अपराध तो तुमसे हुआ है, फिर माफ़ी मांगने में हर्ज ही क्या है? आखिर अपनी नेहा जैसी है वो, कम से कम जीवन भर की आत्मग्लानि से मुक्ति तो पा लेंगे हम, और बात यहीं ख़त्म हो जाएगी। वरना ओ कांता, वरना क्या? और कैसी आत्मग्लानि? क्या बेकार की बातें करती हो? कपिल झल्ला कर बोले, मैंने कोई जानबूझकर या सोच समझकर नहीं किया ये सब। भावावेश में अपने आप पर काबू नहीं रख सका, बस। बेवजह तूल देने की बजाय बेहतर होगा कि तुम भी इस बात को यहीं ख़त्म कर दो। कल से बिन्नी की जगह कोई और लड़की रख लेना काम पर। वो रुखाई सी झाड़ते हुए अपने कमरे में चले गए। वर्षों बाद कपिल के इस नए रूप से भी परिचित होना पड़ेगा, ऐसा तो सोचा ही नहीं था कांता ने। क्षोभ और अपमान से आंखें आंसुओं से भर गईं, पर जीवन कहाँ रुकता है किसी के लिए। बिन्नी गई तो कोई और आ गई काम पर। दिन रात उसी ढर्रे पर गुजरने लगे। बस फ़र्क था तो इतना कि कपिल व कांता के रिश्तों में अब वो बात नहीं रह गई थी जो पहले थी। व्हाट? उस 2 टके की लड़की की इतनी हिम्मत कि थाने पहुंच जाए, रिपोर्ट दर्ज कराने? हाँ हाँ, थानेदार कौन है वहाँ, पता करो। ठीक है, तुम फ़ोन कर देना थाने में। कपिल फ़ोन पर किसी से कह रहे थे। कांता समझ रही थी
कि किस 2 टके की लड़की की बात हो रही है फ़ोन पर चुप रही वो। इस विषय पर उसने कपिल से बहस ना करने की कसम खा ली थी। अगले दिन थाने से फ़ोन आया। कांता ने ही रिसीव किया था। मिस्टर कपिल, अग्रवाल जी से बात कर सकता हूँ? मैं इंस्पेक्टर सिन्हा बोल रहा हूँ। कांता ने कपिल को बुला दिया। वह पुनः अपने कामों में लग गई, पर कान कपिल की बातों पर ही लगे हुए थे। या इंस्पेक्टर बोलिए, मैं कपिल बोल रहा हूँ। हाँ हाँ जानता हूँ। इनका अपना कोई स्टेटस होता नहीं है। नामी गिरामी लोगों पर कीचड़ उछालकर पैसे ऐंठना तो इनके खून में ही होता है। ओ नो, आई एम नॉट वरीड। जब तक आप हैं हमें चिंता करने की क्या आवश्यकता। ओके इंस्पेक्टर, थैंक्स अगेन फॉर कोऑपरेशन। किसी दिन तशरीफ़ लाइए, हमें भी सेवा का मौका मिल जाएगा। हंसते हुए कपिल ने रिसीवर रखा तो अनायास ही उसकी नज़रें कांता से जा मिलीं, जो गहरी नज़रों से उन्हीं को देख रही थी। एक विद्रूप सी हंसी कपिल के चेहरे पर फैल गई। गर्दन झटक कर वो अपने कमरे में चले गए। वर्षों से कपिल के व्यक्तित्व के इंद्रधनुषी रंग ही तो देख पाई थी वो अब तक, पर ये काला रंग भी उन्हीं के व्यक्तित्व का हिस्सा है, जानकर मन घृणा से भर गया। 2 दिन बाद पता चला कि नारी मुक्ति संगठन की महिलाओं ने थाने पर धरना दिया है। बिन्नी की रिपोर्ट दर्ज न करने के मामले ने तूल पकड़ लिया था। विरोध में थाने का घेराव व थानेदार के निलंबन की मांग जोर पकड़ने लगी। थानेदार का फ़ोन आया। आई एम सॉरी मिस्टर कपिल, FIR दर्ज करनी ही पड़ी, ऊपर से आदेश था। लड़की की बैकिंग में नारी मुक्ति वाले खड़े हो गए थे। रिपोर्ट दर्ज ना करते तो सस्पेंशन हो जाता हमारा। कपिल ने रिसीवर रखा तो होश उड़े हुए थे। दिमाग में सन्नाटा छा गया था। वो पगली सी लड़की उसके लिए इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर देगी, सोचकर मन में उथल पुथल मच गई। मुश्किल ये थी कि अपनी मानसिक दशा की बात वो किसी से भी नहीं कह सकते थे, कांता से भी नहीं। आगे क्या क्या होगा, सारी संभावनाएं किसी चलचित्र सी मस्तिष्क में घूम गईं। गिरफ्तारी, जमानत, फिर मुकदमा। लेकिन इस दौरान मान प्रतिष्ठा की जो छीछालेदर होगी, उसका क्या, देखा जाएगा। कपिल ने स्वयं को आश्वस्त किया, पर मन ही मन शंका समाधानों के ज्वार भाटे उठते गिरते रहे। जहाँ जहाँ सहयोग व सहायता की आस थी, कपिल फ़ोन पर फ़ोन लगाते रहे। आखिर 2 टके की लड़की मेरा क्या बिगाड़ लेगी वाला भ्रम कुछ कमज़ोर पड़ने लगा, पर मन का दम्भ कुछ कम ना हुआ। कोई ना कोई जुगाड़ मैं कर ही लूँगा। कहाँ तक जोर मारेगी लड़की, अदालत में देख लूँगा। कुछ ना बिगाड़ पाने की उम्मीद पुनः मजबूत हो उठी। अपने नाम व अपनी शाख पर फिर गुमान हो आया कपिल को। आशा के लंबे चौड़े पंख होते हैं, वही उन्हें ले उड़ी और तब तक उड़ाती रही जब तक मुकदमे की तिथि नहीं आई। नियत तिथि पर अदालत में कपिल के ठीक सामने थी बिन्नी। एक उपेक्षा भरी नज़र कपिल ने बिन्नी पर डाली तो उसने नज़रें झुका लीं, परंतु अगले ही क्षण जब बिन्नी की ओर से केस फाइल लेकर कांता खड़ी हुई तो कपिल सन्न रह गए, मानो पूरा खून शरीर में जहाँ का तहाँ जम गया हो। हाल में कुछ क्षणों तक खुसुर फुसुर मची रही, पर कांता के चेहरे पर अविचलित सा आत्मविश्वास कायम रहा। उसने निसंकोच अपने मुवक्किल की पैरवी की, दृढ़ता के साथ कपिल के समक्ष प्रश्नों की झड़ियाँ लगा दी। कपिल की कुशाग्रता व वाक्पटुता के बावजूद कांता ने अपनी बात ढीली नहीं की। आज हर तरह से जूझने के लिए वो तैयार थी। तर्क वितर्क के बीच कुछ ही पलों में सत्य सामने उभर आया। कपिल का झूठा दर्प चूर चूर हो चुका था। न्यायाधीश महोदय ने कपिल को गुनहगार मानते हुए बलात्कार के आरोप में 5 वर्ष की कैद के साथ आर्थिक दंड भी दिया। कोर्ट बहाली के पश्चात कपिल जब पुलिस हिरासत में बाहर निकले तो देखा बिन्नी कांता के चरणों में झुकी हुई है। आप ना होती आंटी जी तो मैं वो सब कुछ कभी ना कर पाती जो मैंने किया। कांता स्नेह से बिन्नी के सिर पर हाथ फेर रही थी। कपिल पर नज़र पड़ते ही कांता चलकर उनके करीब आ गई। मुझे माफ़ करना कपिल। आँखों में नमी उभर आई। खुलकर तुम्हारा विरोध करूं
ऐसी मनसा नहीं थी मेरी। तुम्हारा पुरुषार्थ कुंठित हो ऐसा तो मैं कदापि नहीं चाहती थी, परंतु पुरुषार्थ की बागडोर संयम के हाथों रहे ये भी आवश्यक था। अपनी गलती सुधारने का और प्रायश्चित करने का एक मौका दिया था मैंने तुम्हें, परंतु बिन्नी से माफ़ी मांगने में तुम्हारा अहंकार आड़े आ गया, क्योंकि तुम्हारे लिए वो केवल 2 टके की लड़की थी। बिन्नी तुम्हारे लिए 2 टके की लड़की है तो सोचो कल को हमारी नेहा किसी और के लिए 2 टके की लड़की बन जाए तो। कांता ने कपिल के दोनों हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा, हमें अपने दुष्कर्मों की सज़ा इसी जन्म में किसी न किसी रूप में भुगतनी पड़ती है। तुम्हारे इस दुष्कर्म की परछाई अपने बच्चों पर पड़े और कोई अनिष्ट घटित हो, इसके पूर्व इसका प्रायश्चित हो जाना जरूरी था। बस यही सोचकर मैंने आगे कुछ बोलते न बना। गला अवरुद्ध हो गया कांता का। पलकें अश्रुओं के भार से स्वतः बंद हो गईं और हमदर्दी की 2 बूंदें कपिल के हाथों पर लुढ़क गईं। ये थी स्निग्धा श्रीवास्तव जी की लिखी कहानी 2 टके की लड़की। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।